जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्पायर ISPCS में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी पेपर लीक कानून के बारे में, जो कि 21 जून को सरकार ने नोटिफाई किया था। और इस कानून से क्या चीटिंग और पेपर लीक ये घटना रुकने वाला है क्या, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये कटिंग देख रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था और ये इफेक्ट में आ गया है ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग को रोकने के लिए। और ये कटिंग है 21 को नोटिफाई किया गया था, कटिंग है 22 जून को। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी ज़रूरत क्या थी और क्या हुआ था कि इसको सरकार को ये लाना पड़ा था। और इस एक्ट का नेम जो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो जैसा कि अभी काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, स्पेशली नीट एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें अराउंड 24 लाख बच्चे बैठे थे एंड एग्ज़ाम दिए थे। और उसका रिजल्ट 4 जून को आता है, जनरल इलेक्शन के काउंटिंग के दिन। और सेम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि 18 जून को था, और उसको 19 को कैंसिल कर दिया गया था चीटिंग की वजह से। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने एक काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉ लाया है, जो कि बहुत ही सख्त और कठोर है। और ये कानून किया गया था फरवरी में, पेपर लीक और चीटिंग को रोकने के लिए। और ये तब से इफेक्ट में आया जब अभी रिसेंटली नीट एग्जामिनेशन के डाउट्स को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप पेपर लीक रोकने के लिए क्या कानून ला रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि हम इसकी लॉ डिपार्टमेंट इस पे वर्क कर रही है और जल्दी ही ये कानून लेते आएगी। तो अभी रिसेंटली ये आया है। जैसा कि ये देख रहे हैं कटिंग, ये ऑफिशियल गैजेट का कटिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस द्वारा पब्लिश किया गया है 21 जून को, एडिशनल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा। और ये जो कानून है ये 21 जून से लागू हो जाएगा। मीन्स ये 21 जून के पहले के एग्जामिनेशन पर ये लागू नहीं रहेगा। ये आफ्टर 21 जून के एग्जाम के बाद ये सारे एग्जाम, सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इस पे लागू रहेगा ये एक्ट। तो अभी देख लेते हैं इसमें जो दंड है किसके कंप्लायंस के अकॉर्डिंग है। तो इस एक्ट में भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया गया है, और आईपीसी जो करेंटली अभी हमारा चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय न्याय संहिता ये 1 जुलाई से अफेक्ट में आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय न्याय संहिता और अदर क्रिमिनल लॉज जो हैं 1 जुलाई से आएंगे। मीनवाइल तब तक के लिए ये जितने भी हैं आईपीसी के धारा और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी देख लेते इस कानून की जरूरत क्या थी। गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, स्पेशली नीट एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इसमें 24 लाख स्टूडेंट थे और इसमें मेनली पेपर लीक था, एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज़ थी। और ये वेरियस सेंटर एंड वेरियस स्टेट्स में इसका मिला हुआ था। ये नीट क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन है नीट। एंड रिसेंटली अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा। उसको एग्ज़ाम होने के एक दिन बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है। एंड इन सब कंट्रोवर्सीज को रोकने के लिए CSIR एग्जामिनेशन जो था नेट का, जो कि 25 से 27 जून के आसपास होने वाला था, इनको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। मीन्स वही पेपर लीक एंड इरेगुलरिटीज को रोकने के लिए। तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली एंटी चीटिंग लॉ है क्या।
तो इसका ऑफिशियल जो गजेट में है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर बिल 2024, और ये 17th लोकसभा में पास किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम में एग्जामिनेशन और स्टूडेंट्स के बीच में एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, एग्जामिनेशन में फेयरनेस होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोगों का डेमोक्रेसी में ट्रस्ट बढ़ेगा। तो इस लॉ में मेंशन किया गया अनफेयर मीन्स, तो अनफेयर मीन्स का डेफिनेशन भी दिया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। और अनफेयर मीन्स की 15 एक्शंस डिफाइन किए गए हैं जिसको अनफेयर मीन्स में काउंट किया जाएगा फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या फिर किसी गलत काम करके गेन करने के लिए ये किया जाएगा। तो उस 15 जो 15 एक्शंस है उसमें क्या क्या है, तो एक तो है पेपर लीक या फिर आंसर की का लीक करना, या इलीगल तरीके से क्वेश्चन पेपर को रखना या उसका एक्सेस मिल जाना, फिर ओएमआर जो आंसर शीट होता है उसका विदाउट अथॉरिटी के एक्सेस मिल जाना, फिर टेम्परिंग ऑफ आंसर की मीन्स कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कुछ बच्चों का ओएमआर शीट जो होता है ये फटा हुआ मिलता है, जला हुआ मिलता है या कभी कभी खो जाता है, तो ये भी इस एक्ट में कवर है। किसी बच्चे को कोई ऑफिसर या कोई पर्सन है वो एक या एक से अधिक क्वेश्चन को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है या उसका आंसर बताता है, ये भी इस क्वेश्चन में कवर किया गया है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट जो भी एग्जामिनेशन में हॉल में कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सपोर्ट किया जाता है, हेल्प किया जाता है। जैसे पैसा देकर कुछ लोग होते हैं कि हेल्प करने के लिए दे देते हैं, तो ये इस एक्ट में कवर किया गया है। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो फ्यूचर में शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जरूरी होता है उनके साथ टैंपर किया गया है, ये भी इस कानून में कवर है। एंड ये सारे बाकी तो ऑफलाइन के केस में सपोज कोई एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है नेटवर्क के साथ टैंपरिंग हो जाती है, तो ये भी इसको कवर किया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कुछ भी टैंपर होता है तो ये भी इस कानून में कवर है। और कुछ जगह क्या होता है कि फेक एग्जामिनेशन के नाम पे कुछ बच्चों को बुलाकर एग्जाम दिलाया जाता है, उनके ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ होता है, इसको भी इस एक्ट में कवर किया गया है। अभी पब्लिक एग्जामिनेशन का इस एक्ट में डिफिनेशन दिया गया कि पब्लिक एग्जामिनेशन बोलेंगे किसको, जो कि सेक्शन 2 के में डिफाइन किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन को बाई पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो एक तो इसमें पहला यूपीएससी हो गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये सेंट्रल लेवल पे होता है, यूपीएससी होगा, एसएससी के सारे एग्जाम हो गए, आरआरबी अपने रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इसके सारे एग्जाम कवर हो गए, आईबीपीएस बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं के एग्जाम होते हैं इसको भी इस एक्ट से कवर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर किसी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जिसमें स्टाफ का रिक्रूटमेंट है उसको भी इस एक्ट में कवर किया गया। एनटीए जो अपना टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट एग्जाम कराता है, आईआईटी जेई का एग्जाम कराता है, नेट का एग्जाम कराता है, सीयूईटी, ये सारे एग्जाम एनटीए कराता है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी अभी रिसेंटली डाउटफुल कुछ एलिगेशंस लगे हैं, ये भी है। और ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो या करंटली एग्जिस्ट करती है या फ्यूचर में होने वाली अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की है, ये सारे एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन कहलाएंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी देख लेते पनिशमेंट इसमें क्या है। सपोज ये 15 एक्शंस किसी ने किया
तो उसको क्या क्या सजा के प्रावधान है इस एक्ट के हिसाब से। तो इस एक्ट में के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल मीन्स विदाउट अरेंट, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। कोई भी इस इलीगल एक्टिविटीज में मिलता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, नॉन अवेलेबल। इस एक्ट के माध्यम से कोई भी आप कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है तो उनका जो पनिशमेंट होगा वो नॉन अवेलेबल होगा। और नॉन कॉम्पाउंडेबल मीन्स ये क्या होता है कि पार्टी ए है एंड पार्टी बी, पार्टी ए सपोज कभी एलिगेशंस लगा दी, तो कभी क्या भी क्या होता है कि पार्टी जो ये पर्सन भी है ये डरा के धमका के पर्सन ए से मिल जाता है और ये केस को वहां पे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये नॉन कंपाउंडेबल है। सपोज ये पर्सन ए और पर्सन ए इनिशियल लेवल पे ए ने बी पे एलिगेशंस लगाए और बाद में डरा धमका के किसी भी कारण से ए और बी मिल जाते हैं, तो ये केस बंद नहीं होगा। इसी को हम नॉन कंपाउंडेबल बोलते हैं। और जो भी ये कॉग्निजेबल है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। आप इसको राइट के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं लाइक। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में भी दिया गया है कि सेक्शन 11(1) में डिफाइन किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में 5 से 10 साल, 5 से 10 साल तक का जेल और 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक का उस पर्सन पे जुर्माना लगाया जा सकता है जो भी इस इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मिलता है। हमने आपको बताया कि ये जो भी है नॉन कंपाउंडेबल है, मीन्स पर्सन ए पर्सन बी पे एलिगेशन लगाने के बाद वो दोनों मिल जाएं तो भी ये केस खत्म नहीं होगा। 5 साल से 10 साल तक का जेल है और इसमें कोई 1 करोड़ या उससे अधिक तक का फाइन है। और ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है एज पर सेक्शन 10(1). तो अभी हम देख लेते हैं कि ये तो सेंट्रल जो भी ये कानून है ये सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। तो क्या इसके पहले किसी स्टेट में पेपर लीक से रिलेटेड कानून था कि नहीं था? तो राजस्थान में पेपर लीक से रिलेटेड राजस्थान में पहले से आई थिंक 2000 के आसपास से वहाँ पे कानून ऑलरेडी है। आंध्र प्रदेश में पेपर लीक के एंटी पेपर लीक कानून था। यूपी में भी इसका एंटी पेपर लीक से रिलेटेड कानून है एंड सरकार रिसेंटली सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं जिसके बारे में हम अब वीडियो बाद में लेकर आएंगे। गुजरात में भी एंटी पेपर लीक से रिलेटेड ऑलरेडी कानून है, उत्तराखंड में भी कानून है। तो बहुत सारे स्टेट में स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस को रोकने के लिए कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, बट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। अभी हम देख लेते हैं जैसे यहाँ पे पेपर लीक 15 स्टेट में 41 टाइम्स रिक्रूटमेंट में हुआ था, जिसमें से उत्तराखंड में 4 एग्जामिनेशन में 1800 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर लीक की वजह से ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोग इम्पैक्ट थे। उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली मल्टीपल एग्जाम्स में चीटिंग की वजह से एंड पेपर लीक की वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए जिसमें ऑलमोस्ट 19 लाख स्टूडेंट प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं 5 एग्जामिनेशन हुए थे, लगभग 2 लाख बच्चे प्रभावित हैं। राजस्थान में पहले से कानून है फिर भी वहाँ पे 7 एग्जामिनेशन में पेपर लीक होता है 40,000 सीट के लिए, जिसमें से लगभग 38 लाख लोग इम्पैक्टेड हैं। तो अभी ऐसा देख सकते हैं कि इतने लॉ होने के बाद भी हमारे देश में पेपर लीक जैसी दुर्भाग्यवश घटना होती रहती है। अभी इसको फॉलो करने के लिए हमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, और ताकि ऐसा लगे कि हाँ बच्चे मेहनत करेंगे तो उनका मेहनत के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हो। इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है एंड पेपर लीक और जैसी घटना को या ऑर्गेनाइज जो भी पेपर लीक से रिलेटेड है इनको रोकने के लिए। तो अभी देखते हैं इस एक्ट से कितना प्रभावित होता है पेपर लीक और ट्रांसपेरेंसी। ठीक, थैंक यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंस्पायर आई एस पी सी एस।